Hello, in this video we will learn about the conventional energy resources. तो अगर हम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे एनर्जी रिसोर्स जो हम जो है बहुत ही लंबे समय से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। मतलब उसके लिए हम लोग हैबिचुअल हो चुके हैं, वो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, एक्सेसिबल है, जिसके बारे में हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। तो उस एनर्जी रिसोर्स को हम कहते हैं कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। तो अगर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स को और अगर फर्दर इसमें डिटेल जाते हैं तो इसको कई नामों से जानते हैं, ठीक है। जैसा पहले हम बात करें तो कन्वेंशनल एनर्जी को पहले नाम से जानते हैं प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। इसको प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स के डिफिनीशन पे जाएं कि ये एक्चुअली में कहता क्या है, तो प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स इज डिफाइंड एज एनर्जी रिसोर्स विच प्रोवाइड दी नेट एनर्जी, ठीक है, ये कहता है विच प्रोवाइड दी नेट एनर्जी। अब सीधे एक कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में, तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स क्या बोल रहे हैं कि ऐसे एनर्जी रिसोर्स जो हम लंबे समय से यूज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो ईजिली अवेलेबल है और लंबे समय से यूज़ कौन सा कर रहे हैं, आपके दिमाग में आएगा कोल, ठीक है। सबसे सिंपल कोल क्या है, सबसे कॉमन टाइप का एनर्जी रिसोर्स है जो हम क्या है इजीली मार्केट में अवेलेबल भी है, एक्सेसिबल भी है और लंबे समय से हम इसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम कोल को अगर बर्न करते हैं, ठीक है, कोल को अगर आप बर्न करें तो एक कह लीजिए कि एक सर्टेन अमाउंट में, ठीक है, एक स्पेसिफाइड अमाउंट में जो पर्टिकुलर एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1 kg ऑफ कोल, ठीक है, अगर हम बात करें 1 kg कोल की, तो 1 kg कोल जो है आपका एक नेट एनर्जी देता है जूल में। अगर हम बात करें 3 इंटू 10⁻7 जूल, ठीक है। तो 1 किलो कोल क्या है 3 इंटू 10⁻7 जूल एनर्जी क्या है रिलीज करता है, ठीक है। तो अब क्या है इस केस में देखिए कोल क्या है एक सर्टेन अमाउंट, एक नेट एनर्जी जो है ये प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। मतलब लिमिटेड एनर्जी है, ये अनलिमिटेड सोर्स नहीं है, ठीक है। जो कोल आपका क्या है एक लिमिटेड है, ठीक है। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में वही एनर्जी रिसोर्स आते हैं, ठीक है, जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, नेचुरल एनर्जी रिसोर्स, ठीक, जो कह लीजिए कि आप माइनिंग करके निकालते हैं उसको, ठीक है, या फिर ऐसे एनर्जी रिसोर्स जो बहुत ही लिमिटेड हैं, ठीक है, यानी अब वो धीरे धीरे खत्म होने के आकार में, वो एबंडेंट नहीं है नेचर में, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी रिसोर्स को हम कह रहे हैं कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। तो प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स की अगर हम बात करें तो प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स क्या कर रहा है, प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स सिर्फ आपको क्या कर रहा है नेट एनर्जी जो है आपको प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 kg कोल के बारे में बात हो गया, ठीक है, कि 1 kg कोल जो है 3 इंटू 10⁻7 जूल, ठीक है, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो इसको जो है हम प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स से भी जानते हैं, ठीक है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स को। सेकंड किससे जानते हैं, सेकंड इसको देखिए कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है, कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स, ठीक। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स को किन नाम से जानते हैं, पहला प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स, सेकंड कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। अब इसे कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स क्यों कह रहे हैं, जो कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अगर हम फॉर एग्जांपल कोल की बात करें, फिर से कोल ले लीजिए, ठीक है, कोल, ठीक है। अब कोल क्या है, कोल जो है ये नेचर में क्या है एबंडेंट है, नहीं, ये नेचर में एबंडेंट नहीं है, नेचर में क्या है ये लिमिटेड एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है। क्या है धीरे धीरे क्या है अभी चल रहा है कि कोल जो है लगभग जो है आपका 50 से 60 साल में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड काउंट अगर जाएंगे वेबसाइट पे तो उसमें जो है आपको शो करेगा कि जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं, जैसे आपका वाटर है, ठीक है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, वो क्या है 20 साल 19 से 20 साल में जो है ड्रिंकिंग वाटर जो है पीने योग्य पानी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जो भी अगर अगर आप सी फूड की बात करें, ठीक है, तो वो लगभग 40 से 45 साल में जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। पेड़ यानी अगर हम ग्रीनरी की बात करें
तो जो ट्री वगैरह हैं वो 70 से 75 साल में क्या है वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो ये सब क्या उसमें प्रिडिक्शन दे रहा है, आप देख सकते हैं वर्ड काउंट पे, ठीक है। तो अगर हम कोल की बात करें तो कोल क्या है, ये लिमिटेड एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है, एक नेट एनर्जी प्रोवाइड कराता है, इसीलिए इसको हम प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स भी कर रहे हैं, ठीक है। अब कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स का क्यों कह रहे हैं कि अब देखिए कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स उसे कहते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, जो कॉमन मार्केट है, आप कहीं भी जाइए दुकान पे, ठीक है, आप उसको कोल को जो है आप बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं इजीली, ठीक है। देखिए कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में न्यूक्लियर एनर्जी भी आता है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी क्या है वो कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स नहीं है, ठीक है, उसको मतलब इजीली अवेलेबल नहीं है, कॉमन पर्सन जो है उसको बाई नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन कोल क्या है, कोल क्या है, ये कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है, ये जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है इसको आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कन्वेंशनल की बात करें तो कन्वेंशनल में न्यूक्लियर एनर्जी भी आता है, ठीक है, और प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स में भी न्यूक्लियर एनर्जी आता है, क्योंकि वो नेट एनर्जी देता है, ठीक है। वो अलग चीज़ है कि वो एक बार जब वो चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है तो एबंडेंट जो है एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन वो अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स क्या है, एक लिमिटेड एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है। तो कोल हो गया, ठीक है, जैसे जो भी एनर्जी रिसोर्स जो है आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ठीक है, उसको हम कहेंगे कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। अब कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, क्या है, हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है, इसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के भी नाम से जानते हैं। अब इसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स क्यों कह रहे हैं, देखिए कोल पे ही है, ये कोल जो है इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। कोल कोल क्या है, पहले देखिए कोल एक नेट एनर्जी देता है, इसे प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स भी कह रहे हैं। कोल मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है, ठीक है, जो उसको आप इजीली खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं, इसलिए उसको कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स भी कह रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन अगर एक बार अगर कोल से यानी 1 kg कोल को बर्न करने के बाद जो 3 × 10⁻7 जूल जो भी एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है, आप उसको फिर से रीबैक नहीं कर सकते, रिवर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोल को बर्न करते हैं, तो कोल को बर्न करना क्या कहलाता है, आपका केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल जब एक्शन हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो जो सर्टेन अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होना था वो रिलीज हो जाएगा, उसके बाद एंड प्रोडक्ट क्या बचता है, फ्लाई एश, ठीक है। अब फ्लाई एश को फिर से जो है आप कोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अब वो वेस्ट है, ख़त्म है, ठीक है। इसीलिए क्या है, इसीलिए हम कोल को कह रहे हैं कि कोल को रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है, यानी आप जो है फ्लाई एश से उसको फिर से कोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स भी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके कुछ नेम, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स को जो है आप प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स के भी नाम से जानते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में ये तो कई नाम हो गए इसके, ठीक है। कौन कौन से आते हैं एनर्जी रिसोर्स, तो पहला जो आप जानते हैं, पहला कोल, ठीक है। कोल के बाद आपका जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर पावर, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपका कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। तो अगर और डिटेल में बात करें तो पहले आपका आता है कोल, ठीक है, कोल के बारे में और जान लेते हैं। कोल जैसा कि हम जानते हैं कि ये नेट एनर्जी देता है 3 × 10⁻7 जूल, ठीक है, ये क्या है, नेट एनर्जी दे रहा है इतना, ठीक है। तो कोल की अगर हम बात करें तो कोल जो है आपको 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, जैसा कि आप स्लाइड में भी देख सकते हैं। देखिए कोल जो है आपका पिट, ठीक, पिट के भी नाम से जानते हैं, लिग्नाइट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड के नाम से भी, ठीक। इसमें आप देख लीजिए कार्बन कंटेंट
यानी जितना ज़्यादा कार्बन उसमें है, ठीक है, उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, हीट एनर्जी रिलीज़ करेगा। पिट में जो है आपका कार्बन कंटेंट कितना है, 60% है। लिग्नाइट जिसको हम सॉफ्ट कोल कहते हैं, ठीक है, उसमें 70% है। बिटुमिनस हाउस होल्ड कोल जो कह रहे हैं, ठीक है, इसमें 80% होता है। एंथ्रासाइड यानी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ दी कोल, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं इसमें कार्बन कंटेंट 90% होता है, ठीक है, इवन 95-97% तक हो सकता है इसमें। तो अगर हम बात करें पिट की, ठीक है, पिट कौन सा कोल है, ठीक, तो अगर हम पिट के बारे में बात, तो पिट जो है आपका समझ लीजिए अगर कोई अगर फॉरेस्ट की बात करें, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ये फॉरेस्ट है, ठीक है, जहाँ पे बहुत से जो है पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक। अब क्या है कि अब ये कुछ इस तरह के फॉरेस्ट है जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी जो है कह लीजिए बहुत ही नेग्लिजिबल है या फिर ज़ीरो मान लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमेज़न के जंगल, तो अमेज़न के जंगल क्या है, बहुत ही घनी है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो डेंस है, ठीक। ये भी है कि अगर हम अमेज़न जंगल की बात करें, अमेज़न फॉरेस्ट की, तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड को जो है वो 20% ऑक्सीजन वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, अकेले इतनी कैपेबिलिटी है, वो 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है अमेज़न के जंगल, ठीक है। तो अमेज़न के जंगल क्या है, बहुत ही डेंस है, वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ही मिनिमम है, ठीक है। बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे अभी तक कोई भी अगर हम मैन की बात करें तो नहीं वहाँ पे पहुँच पाया है, ठीक है। तो देखिए अगर हम अगर इनकी बात करें पिट के बारे में, तो जो भी ये ट्रीज़ वगैरह हैं, ठीक है, तो ट्रीज़ आप जानते हैं कि उनके लीफ क्या है, एक टाइम के बाद क्या है वो डाउनफॉल करते हैं, ठीक है, लीफ क्या करेंगे, डाउनफॉल करेंगे, ठीक। तो डाउनफॉल करते करते अब देखते हैं ना, साल दर साल जो है उस पर क्या है, एक लेयरिंग जो है लगता जाता है इसी ग्राउंड पे, ठीक है। ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है। एक फिर से इसको ड्रा करते हैं। ठीक है, ये आपका अर्थ सरफेस है और ये कुछ पत्ते आपके जो हैं डाउनफॉल कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे साल साल दर साल जो है आपका क्या है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल क्या है, ऐसे जो है लेयर बिछता रहेगा, ठीक है, लेयर ऐसे बनता रहेगा, साल दर साल जो इस पर लेयर बनता रहेगा, ठीक। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि जो लीफ है ये ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, लीफ ऑर्गेनिक मैटर है, और जब ये ग्राउंड पे फॉल कर जाता है तो लगभग 10 से 15 दिन में क्या है, ये डिकम्पोज हो जाता है। ऑर्गेनिक मैटर है, डिकम्पोज हो जाता है, एरोबिक डिकम्पोजिशन इसमें होता है, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया क्या है, इसको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो अब पिट किसको कहेंगे, ठीक है, तो ये जो पत्ते फॉल हुए हैं, ठीक है, फॉल होने के बाद वो क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया, ठीक है। तो डिकम्पोज होने के बाद, ठीक है, तो डिकम्पोज होने के बाद कुछ जो है आपका ब्लैक और ब्राउन कलर का जो है प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम कहते हैं पिट और लिग्नाइट, ठीक है। अभी देखिए जो पिट और लिग्नाइट है ये दोनों क्या है, यहीं से प्राप्त होते हैं, यहीं जो है यहीं से जो है मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें पिट किसको कहेंगे, लिग्नाइट किसको कहेंगे, ठीक है। तो इस लेयर का जो अपर पार्ट है ये, ठीक है, ये अपर पार्ट है। तो अपर पार्ट क्या है, अभी आपका ज़्यादा डेंस नहीं है, इस पर ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्स नहीं लगा है, इसके पत्ते जो है अभी क्या है, रिसेंटली साल 2 साल 3 साल में जो है आपके वो क्या कहते हैं, डिकम्पोज हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो कार्बन कंटेंट है बहुत कम होता है, यानी 60%, ठीक है। इसको अगर आप बर्न करते हैं तो एनर्जी बहुत कम रिलीज होगी, साथ में जो है आपका स्मोक बहुत ज़्यादा रिलीज होगा, ठीक है। तो इस अपर पार्ट को ही हम कह रहे हैं पिट, ठीक है। उसको अगर हम वहाँ पे अगर डिग करेंगे तो ये ब्लैक कलर का जो है आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, जिसको कोल की कैटेगरी में पिट को काउंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लिग्नाइट। अब देखिए जो सबसे बॉटम लेयर है, ठीक है, अब जो तो का जो डिकम्पोज्ड लेयर है ना, इसमें सबसे जो बॉटम का जो आपका लेयर है, ठीक है, अब वो बॉटम में जो लीफ हैं, ठीक है, अब वो लगभग हम कह लीजिए कि 100 साल ओल्ड होंगी, 100 साल पुराने होंगे,
ठीक है। अब 100 साल पुरानी होने के बाद क्या है, इसमें लेयर बाय लेयर, ठीक है, ये 100 साल का जो भी उस पर आया है, ठीक है, सारा 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 का जो है आपका पत्ती क्या है उस पर ओवरबर्डन, एक कह लीजिए कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। इस पर क्या है, ये पूरे जो नए वाले पत्ते हैं जो इस पर फॉल डाउन हो रहे हैं, ठीक है, तो इस वाले नीचे वाले सरफेस पे क्या है, एक कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, और क्या है, और ये समय के अनुसार ये और ज़्यादा हाईली डिकम्पोज होते रहते हैं, ठीक है, एक नेचुरल फर्टिलाइज़र कह लीजिए, ठीक है। तो पहले तो देखिए, अगर पिट को तो नेचुरल फर्टिलाइज़र कह भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है, ये बहुत ही कंप्रेसिव फोर्स होने के बाद चूँकि इसके मॉलिक्यूल आपस में बहुत ही क्लोजली पैक हो जाते हैं, ठीक है, क्लोजली पैक हो जाते हैं, जिसको ईजिली सेपरेट कर पाना संभव नहीं है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम कह रहे हैं लिग्नाइट, ठीक है। लिग्नाइट क्या है, सॉफ्ट कोल है जिसमें 70% आपका क्या है, एनर्जी कंटेंट है, यानी कार्बन कंटेंट है, ठीक है। तो अगर पिट की बात करें, सॉरी लिग्नाइट की बात करें, तो लिग्नाइट क्या है आपका इजीली बर्न होगा, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में आपका स्मोक जनरेट होगा, ठीक है। तो ये आपका पिट और लिग्नाइट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका बिटुमिनस हाउस होल्ड कोल है, ठीक है। तो बिटुमिनस हाउस होल्ड कोल किसे कहते हैं, तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि जो लकड़ी है, लकड़ी को जो बर्न आउट करते हैं, बर्न करने के बाद जो जो कोल आपको बचता है, कुछ लोग उसको समझते हैं कि बिटुमिनस कोल है, नहीं, तो वो गलत है, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। बिटुमिनस कोल जो है कह लीजिए कि ये तार लाइक प्रोडक्ट है, तार, ठीक है, कोल तार सुने होंगे, कोल, ठीक है, तो कोल तार से रिलेट करता है। तो कोल तार का जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो बिटुमिनस है, ठीक है, बिटुमिनस है, जिसको हम एस्फाल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, एस्फाल्ट जो है, अब चूँकि बिटुमिनस, कोल तार, एस्फाल्ट जो है, ये ऑर्गेनिक मैटर हैं जिनको हम जो है रोड के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं एज अ बाइंडर, ठीक है। ये बहुत बढ़िया हीट जो है हीट की हीटिंग वैल्यू उनकी ज़्यादा है, ठीक है, कम जो है आपको क्या कहते हैं स्मोक आपको मिलेगा, ठीक है, यानी इमिट कम जो है करेगी स्मोक, ठीक, एनर्जी कंटेंट ज़्यादा देगा, लेकिन क्या है कि ये एबंडेंट नहीं है, ठीक है, इसको हम जो है डोमेस्टिक पर्पज़ यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एक अच्छा बाइंडिंग मटेरियल है, तो इसको हम जो है फ्लेक्सिबल पेवमेंट के कंस्ट्रक्शन में यूज कर लेते हैं, ठीक है। इवन अगर बिटुमिनस बिटुमिनस जो है, तो बिटुमिनस जो है कह लीजिए कि लिग्नाइट से जो है प्योर होता है, और एंथ्रासाइट से पुअर होता है, ठीक है, एनर्जी कंटेंट की अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये हो गया बिटुमिनस, ठीक। तो बिटुमिनस का एक टार लाइक प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कार्बन कंटेंट 80% रखता है, ठीक। एंथ्रासाइट के बारे में आप लोग इजीली अवेयर हैं कि एंथ्रासाइट क्या है, ये एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल है, जिसको हम माइनिंग करके इसको फाइंड आउट करते हैं, प्राप्त करते हैं, ऑकर करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो माइनिंग होता है, ठीक है, कोल माइनिंग, जैसे झारखंड, ठीक है, झारखंड में क्या है, बहुत बड़े बड़े कोल माइनिंग है, ठीक है, जिसको अर्थ के बहुत ही गहराइयों से इसको हम माइनिंग करके जो है लाते हैं, ठीक है। तो कोल, ठीक है, यानी जो एंथ्रासाइट कोल है, इसमें क्या है 90% जो है कार्बन कंटेंट, 90% नहीं, ये कह लीजिए कि 92-95% तक होता है, ठीक है। तो ये कह लीजिए कि जो एंथ्रासाइड वगैरह है, ये थर्मल पावर प्लांट में इसको एज एनर्जी रिसोर्स यूज करते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल एनर्जी के लिए, ठीक है, हीट एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो एंथ्रासाइड को जो है हम जैसे यूनिट फर्स्ट में आपको हम एक प्रोसेस बताए थे, कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो यानी वो क्या था, वो थर्मल प्रोसेस था, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का एक मेजर पोर्शन था उसमें, ठीक है, जिसमें हम क्या डिस्कस किए थे कि कोल जो है, कोल को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, हीट के लिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका ओवरऑल जो रैंकाइन साइकिल था उसको डिस्कस किए थे कि जो आपका कह लीजिए वहाँ पे एक बॉयलर है, ठीक है, ठीक है, बॉयलर के बाद जो है आपका टरबाइन था, ठीक, टरबाइन के बाद कंडेंसर, कंडेंसर के बाद जो है आपका फिर से जो है ये वर्किंग फ्लूइड ऐसे रोटेट कर रहा था, ठीक है। तो वो आपका स्टीम साइकिल है, कह लीजिए रैंकाइन साइकिल, स्टीम पावर साइकिल, ठीक है। तो आप इसको आप जो है प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम किस प्रकार का कोल यूज कर रहे थे, एंथ्रासाइड, ठीक है, एंथ्रासाइड, वो भी उस सिस्टम में पल्वराइज्ड यानी पाउडर फॉर्म में, ठीक है। तो एंथ्रासाइड क्या है, उसमें 95% जो है एनर्जी कंटेंट है, ठीक, जो बहुत ही लेस अमाउंट में स्मोक जनरेट करता है,
ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में जनरेट करेगा। अगर इजीली इसको, अगर हम इसको प्रॉपर टेम्परेचर में बर्न करेंगे तो स्मोक बहुत ही वेरी लेस अमाउंट में ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है आपका कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में कोल के बारे में डिटेल डिस्कशन जो है यहाँ पे हम कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी आपका किस में आता है? आपका कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में। ठीक है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में आता है। उसको प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भी एक नेट अमाउंट एनर्जी होता है। ठीक है, कंबस्ट होने के बाद क्या है, वो एक निश्चित अमाउंट में आपको एनर्जी देगा और जो है कुछ अमाउंट आपका जो है गैस जो है इमिट करेगा, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कुछ मात्रा बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन सल्फाइड जो है आपका इसमें रिलीज होता है। ठीक, तो इस प्रकार के कुछ जो है गैस इमिट करते हैं। तो अगर हम बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, तो पेट्रोल में आपका पेट्रोल गैस, ठीक है, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ऑयल, रेसिडुअल ऑयल, फ्यूल ऑयल। ठीक है, अब देखिए ये जो टेम्परेचर रेंज वगैरह दिया हुआ है, ये रिफाइनरी का है कि जो क्रूड ऑयल होता है। ठीक है, तो क्रूड ऑयल को एक हर एक सर्टेन टेम्परेचर पे कुछ न कुछ जो है अलग अलग प्रकार के जो है कह लीजिए आपके फ्यूल जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे गैसोलीन हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, फिर एविएशन फ्यूल हो गया जो हवाई जहाज़ों में यूज़ करते हैं, फिर पेट्रोल, डीजल, रेसिडुअल यानी आपका जो देखिए ये केरोसिन जो लिखा है, ये केरोसिन ये सिंपल वाला रा कह लीजिए केरोसिन नहीं है। ठीक है, रॉ फ्यूल नहीं। ठीक है, ये एविएशन केरोसिन फ्यूल इसको कहते हैं। ठीक है, रेसिडुअल फ्यूल ये जो है जो सिंपली जो है आपको मिलता है। ठीक है, जो कमर्शियली अवेलेबल होता है दुकानों पे। ठीक है, ब्लू कलर का जो फ्यूल होता है वो रेसिडुअल फ्यूल है, उसको केरोसिन कहते हैं। ठीक है, कॉमन टर्म में उसको केरोसिन कहते हैं। ये केरोसिन जो आपको टर्म में लिखा हुआ है, ये एविएशन फ्यूल होता है। ठीक है, ये वाला एविएशन फ्यूल है जो हवाई जहाज़ में यूज़ करते हैं। फ्यूल ऑयल जो बॉयलर और फर्नेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर हम तो इसी के संदर्भ में अगर हम बात करें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में ही जो आपका नेचुरल गैस भी आता है। ठीक है, नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, चाहे लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलपीजी, तो ये सभी उसी में आते हैं। ठीक है, तो अगर देखिए अब ये नेचुरल गैस इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका बायोगैस वाला है। ठीक है, अगर अगर हम सीएनजी एलपीजी की बात करें तो उसमें जो है ईथेन, प्रोपेन जो है आपको ज़्यादा मात्रा में मिल सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल गैस जो है आपको ग्राउंड से ही माइनिंग के बाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक लिमिटेड एनर्जी सोर्स है। ठीक है, लिमिटेड है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स है जो नेट एनर्जी देता है, कमर्शियली अवेलेबल भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचुरल गैस। ठीक, तो इस नेचुरल गैस को जो है आप ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करते हैं और अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। अगला जो आपका कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है वो है आपका न्यूक्लियर पावर। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर के बारे में प्रीवियस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे तरह से डिस्कस किए थे कि न्यूक्लियर मतलब चेन रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के बारे में, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में जो है हम लोग डिटेल स्टडी कर चुके हैं। फिर भी ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए न्यूक्लियर एनर्जी जो आप फाइंड आउट करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल से होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल में पहले हम क्या करते हैं, पहले जो है हम टेलिंग करते हैं। टेलिंग, ठीक है, टेलिंग मतलब जो भी रा कह लीजिए कि जो रॉ न्यूक्लियर एनर्जी आपको फाइंड आउट होता है। ठीक है, आफ्टर द एक्सकवेशन, तो उसको क्या करते हैं एक हीप के फॉर्म में हम कलेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, यानी सोर्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, माइनिंग करना, फिर उसके बाद जो है हम फर्दर जो है उसको कलेक्ट करते हैं एक जगह प्रोसेसिंग यूनिट के पास, फिर जो है हम उसको इनरिचमेंट प्लांट के पास भेजते हैं। ठीक है, तो इनरिचमेंट प्लांट में जब जाएगा तो क्या होता है, देखिए जो अब जैसा कि न्यूक्लियर एनर्जी यानी यूरेनियम 235, तो ये सब क्या है नेचुरल एनर्जी रिसोर्स हैं। तो जाहिर सी बात है जो नेचर में जो भी आपको एनर्जी रिसोर्स आते हैं वो कंटामिनेटेड फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट था,
ठीक है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली पेट्रोल थोड़ी ना आप जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। वो तो आप क्रूड ऑयल पाते हैं ना, तो क्रूड ऑयल क्या है, क्रूड ऑयल में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सभी प्योरेस्ट फॉर्म जो भी होता है, प्योरेस्ट फॉर्म एनर्जी को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये भी क्या है, आपका कंटेमिनेटेड फॉर्म में आता है। जो भी आपको न्यूक्लियर एनर्जी मिलता है, ठीक है, उसमें कह लीजिए कि स्टोन चिप्स हो सकता है, सैंड पार्टिकल हो सकते हैं, सॉइल पार्टिकल, क्ले पार्टिकल, मिनरल्स के पार्टिकल जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, कार्बोनेट्स उसमें हो सकते हैं। तो इन सभी फॉर्म को हम एक साथ कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद उसको इनरिचमेंट प्लांट में ले जाते हैं, ठीक है, जिसमें वो क्या होता है, यूरेनियम को यूरेनियम ऑक्साइड में हम कन्वर्ट करते हैं, U3O8, ठीक है, U3 सॉरी गलत बन रहा है, ये है U3O8 ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो है फर्दर इसको हम और कहते हैं, इसको और प्योरीफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड करने का कारण क्या है, क्योंकि इसको आइसोटॉप्स में तोड़ते हैं, ठीक है, कि कितने कह लीजिए कि पावर में एनर्जी है, ठीक है। जैसे अभी हम सिंपल यूरेनियम 235 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 235, तो 237 भी तो है, ठीक है, 238 भी है, ठीक। तो किस प्रकार का वो आइसोटोप है उसको हम अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए जो है इसको हम अलग अलग कह लीजिए कि यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में इसको फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जब प्योरीफाई हो जाता है, ठीक है, तो न्यूक्लियर रॉड के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में डिटेल हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो है जो न्यूक्लियर रॉड बनता है उसमें फ्यूल क्लैडिंग करते हैं, ठीक है। फिर एक कह लीजिए कि फ्यूल क्लैडिंग में एक सिरामिक का एक कह लीजिए थिन लेयर लगाते हैं, फिर एक थिन मेटेलिक सरफेस से उसको रैप करते हैं, ठीक है। फिर उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में ले जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, उसको आप प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में देखिए बहुत से इसमें पार्ट को कवर किए गए हैं, बहुत से टर्म को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में बेसिकली कॉमन फॉर्म में अगर हम बात करें तो कोल है, कोल के बारे में डिटेल डिस्कशन हो गया, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया आपका, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर पावर, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपके कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में आते हैं, ठीक है। प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स में भी आते हैं, ठीक। ये चारों क्या है, चारों प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स में आएंगे, क्योंकि क्या करते हैं ये नेट एनर्जी सप्लाई करते हैं, ठीक है। और फर्दर बात करें तो कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स, तो कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स में मात्र 3 ही आते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स कॉमर्शियल है, ठीक है, लेकिन ये नेशन के लिए है, ठीक है। एक देश दूसरे देश से इसको खरीदता है, ना कि कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से खरीदता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूल क्या है, कॉमन टू ऑल नहीं है, ठीक है। ये इजीली एक्सेसिबल नहीं है सबके लिए, ठीक है। मतलब इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट पूरा जो है इसमें है, ठीक है। बिना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के जो है ये इसको आप जो है सेल और बाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी को भी छोड़ दिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ठीक है। इजीली अवेलेबल क्या है आपका, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल गैस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपके कमर्शियल एनर्जी सोर्स हैं, ठीक है। और ये चारों क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हैं। ये एक बार बर्न होने के बाद, केमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद जो भी आपके पास रेजिड्यू बच रहा है, ठीक है, उसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस एनर्जी को एक बार एग्जॉस्ट कर देने के बाद इसको हम फिर से रिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यही मेजर ड्रॉबैक है कि ये नेचर में बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है। और अभी रिसेंट टाइम बात करें तो नेचुरल रिसोर्स का क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉटेशन हो रहा है, ठीक है। बहुत ही हाईली जो है इसका दोहन किया जा रहा है नेचुरल रिसोर्स का, और सभी लगभग उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया है कि लगभग 20 से 25 या 30 साल, मैक्सिमम 30 से 40 साल में सभी नेचुरल रिसोर्स क्या हैं, डिक्लाइन कर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी को फर्दर देखते हुए, इसी कह लीजिए कि डिक्लाइन को देखते हुए लोग जो है क्या कर रहे हैं,
सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट एक ही बहुत बड़ा टर्म है, इसमें हर प्रकार के चीज़ को हम इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। हर चीज़, हर प्रोडक्ट इसमें जो है काउंट होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिक मतलब यही है कि जो भी आपके पास एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है, आप उसको लिमिटेड, यानी लिमिटेड जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उतना यूज़ करिए, बाकी एनर्जी रिसोर्स अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करिए, ठीक है। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें हर चीज़ आता है, ठीक है। इवन आप सॉइल के प्रोडक्ट यानी ब्रिक हो गया, ठीक है, सीमेंट हो गया, ठीक, वुड हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, हर प्रकार की चीज़ में आएंगे, कुछ भी मतलब इसमें छूटा नहीं है, ठीक है। हर चीज़ में काउंट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो चूँकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ह्यूज टॉपिक है, ठीक है। इस पर 2-3 बुक हैं अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसको एक वीडियो में कंक्लूड करना या समराइज़ करना संभव नहीं है, ठीक है। अगर कमेंट आता है हमको, ठीक है, कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कोई हमको सर इसको जो है डिटेल डिस्कस करिए, तो हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये रहा आपका कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। तो जब बात हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है, तो लोगों का यही था कि हम लोग अब मूव करते हैं, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के पास, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू।